नमस्कार। आज की बातचीत एक थोड़े अजीब से कनेक्शन के बारे में है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक धर्मगुरु का प्रवचन और एक गैंगस्टर की फायरिंग। हाँ, सुनने में लगता है कि ये तीनों चीजें कैसे जुड़ सकती हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के परिवार के घर पर जो हाल में गोलीबारी हुई उसकी, और इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे आज। नमस्ते। और इस कोशिश के लिए, जैसा आपने कहा, हमारा जो सोर्स है वो क्राइम तक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। तो आज का मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, वो तो है ही, पर पूरी कहानी समझना है। हाँ, मतलब घटनाओं का क्रम क्या था, कौन लोग इसमें शामिल थे, और खासकर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जो आ रहा है, उनकी क्या भूमिका है, और ये सब अपने पीछे क्या बड़े सवाल छोड़ जाता है ना? तो शुरुआत कहाँ से हुई इस सब की? लगता है कोई धार्मिक प्रवचन था। हाँ, अगस्त की बात है। कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, उनका एक प्रवचन चल रहा था। अच्छा। तो उसी में किसी भक्त ने शादी को लेकर डर जताया, कहा कि आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं और भी ऐसी खबरें आती हैं, तो शादी से डर लगता है। शायद कोई राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी भी उस टाइम चल रही थी, हो सकता है उसका असर हो। और इस पे महाराज जी ने कुछ जवाब दिया जो थोड़ा विवादित हो गया। हाँ, उन्होंने जो जवाब दिया उससे कई लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, आपत्तिजनक माना। हालांकि ये भी बात आई सामने कि बाद में उन्होंने शायद एक वीडियो जारी करके माफी भी मांगी थी, लेकिन तब तक शायद बात फैल चुकी थी। बिल्कुल। 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन है खुशबू पाटनी, वो खुद आर्मी में अफसर रह चुकी हैं, बरेली में ही रहती हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला सोशल मीडिया पर। अच्छा, खुशबू पाटनी ने? हाँ, और उसमें उन्होंने महाराज की जो बातें थी उनकी आलोचना की। कहा कि ये तो महिलाओं का अपमान है। तो ठीक है, एक प्रवचन हुआ, उस पे किसी को आपत्ति हुई, फिर एक वीडियो आया जवाब में। यहाँ तक तो विचारों का, सोशल मीडिया का मामला था। हाँ, बहस तक सीमित था। लेकिन फिर अचानक 12 सितंबर को मामला हिंसा तक पहुँच गया। सही कहा। 12 सितंबर की रात, वक्त था करीब 8:45 बजे का। बरेली में खुशबू पाटनी का जो घर है, उसके बाहर मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए। रात के 8:45 बजे? हाँ। घर में जो पालतू कुत्ता था वो भौंकने लगा, तो खुशबू के जो पिता हैं वो यूपी पुलिस से डीएसपी रिटायर हुए, उनकी नींद खुल गई। अच्छा, वो पुलिस बैकग्राउंड से हैं? हाँ। तो वो बालकनी में आए, देखा 2 लड़के हैं, एक ने हेलमेट पहना था, एक ने नहीं, और इन लोगों ने घर की दीवारों पर गोलियां चलाई और फिर तेजी से निकल गए। ओह, तो मतलब डराने के लिए? लगता तो यही है। पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आई, मौके से उन्हें .32 बोर के 2 खाली कारतूस मिले, मतलब खोखे। ठीक है। और यहाँ एक और बात है जो सोर्स में बताई गई है, ये जो 12 सितंबर की घटना है ना, इससे ठीक एक दिन पहले 11 सितंबर को भी इसी घर पर फायरिंग की कोशिश हुई थी। क्या? उसी घर पर? हाँ, लेकिन उस मामले में शूटर अलग थे, कोई नकुल, और एक और बंदा था बागपत का, वो अभी फरार बताया जा रहा है। मतलब एक दिन पहले भी कोशिश हुई और अगले दिन फिर गोली चली? ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है परिवार के लिए। बिल्कुल। घर वाले तो एकदम दहल गए होंगे, और शुरू में तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कौन है, क्यों निशाना बना रहा है। सही बात है। तो ये राज खुला अगले दिन 13 सितंबर को, जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखा। सोशल मीडिया पे? हाँ, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के नाम से। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए माने जाते हैं। अच्छा, लॉरेंस गैंग। और क्या लिखा था उस पोस्ट में? उसमें साफ साफ 12 सितंबर वाली गोलीबारी की जिम्मेदारी ली गई थी। मतलब कबूल किया उन्होंने? हाँ, कबूल किया, और लिखा कि ये हमला खुशबू पाटनी के उस वीडियो के जवाब में है जिसमें उन्होंने महाराज की आलोचना की थी। ये भी लिखा कि हमला मारने के लिए नहीं था, सिर्फ डराने, धमकाने, चेतावनी देने के लिए था। जैसे ही इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया होगा, ये तो फिर नेशनल न्यूज बन गई होगी, पुलिस पर भी प्रेशर आ गया होगा। जाहिर है, एकदम से मामला हाई प्रोफाइल हो गया। पुलिस फौरन हरकत में आई। दिशा के पिता, जो खुद रिटायर्ड डीएसपी हैं, उन्होंने एफआईआर लिखवाई। मामला लखनऊ तक पहुंचा। कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया। फिर तो जांच तेज हुई होगी। हाँ, बहुत तेजी से, और सारा फोकस आ गया सीसीटीवी फुटेज पर। जानकारी ये है कि बरेली और आसपास के लगभग 1200 से 1300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। 1200-1300 कैमरे? हाँ, ट्रैफिक पुलिस के कैमरे भी शामिल थे। मतलब बहुत बड़ा काम था ये। इतनी फुटेज से कुछ मिला? हाँ, कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि ये शूटर बरेली के ही किसी गेस्ट हाउस या होटल में रुके थे। वहाँ के फुटेज से पहचान हो गई। कौन थे ये लोग? एक का नाम था रविंद्र, रोहतक हरियाणा का। दूसरा था अरुण, सोनीपत हरियाणा का। दोनों हरियाणा के। पहचान हो गई तो फिर तलाश शुरू हुई होगी इनकी। बिल्कुल। कई पुलिस टीम लग गई। यूपी पुलिस तो थी ही, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस और यूपी एसटीएफ, सब मिलकर इनको ढूंढ रहे थे। और ये तलाश खत्म हुई एक एनकाउंटर में? हाँ, 17 सितंबर बुधवार की शाम गाजियाबाद के पास मसूरी थाना इलाका पड़ता है, वहां पुलिस चेकिंग कर रही थी।
बैरिकेडिंग की। रूटीन चेकिंग। हाँ, रूटीन चेकिंग। तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए। पुलिस को देखकर उन्होंने बाइक मोड़ी और भागने लगे। तो पुलिस को शक हुआ होगा। शक हुआ। पुलिस की एक जीप ने पीछा शुरू किया, फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग? हाँ, पुलिस का कहना है कि करीब 15 मिनट तक मुठभेड़ चली। 25-30 राउंड गोलियां चली। इसमें 4 पुलिस वाले भी घायल हुए, पर वो खतरे से बाहर हैं। और वो जो मोटरसाइकिल पर थे, उनका क्या हुआ? पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो दोनों मारे गए। मारे गए? हाँ, और पुलिस ने दावा किया कि ये वही रविंदर और अरुण थे जिन्होंने 12 तारीख को बरेली में गोली चलाई थी। उनके पास से पिस्तौल, कारतूस और वही वाली अपाचे मोटरसाइकिल मिली जो बरेली में इस्तेमाल हुई थी। अच्छा, बाइक भी वही थी? हाँ, पुलिस का यही दावा है। और पुलिस ने यह भी बताया कि इन दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। हालांकि सोर्स में ये क्लियर नहीं है कि ये इनाम कब घोषित हुआ था। तो पुलिस के हिसाब से तो केस सॉल्व हो गया। हाँ, गोली चलाने वाले मारे गए। लेकिन क्या इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठे? क्योंकि एनकाउंटर पे सवाल अक्सर उठते हैं। हाँ, बिल्कुल उठे, और काफी गंभीर सवाल। जो 2 लड़के मारे गए, उनमें से एक था अरुण। उसके घर वाले मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। अच्छा, उनकी क्या तर्क है? क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? उनके कई पॉइंट्स हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अरुण को शुगर की बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। वो बहुत कमजोर हो गया था, शरीर पीला पड़ गया था। लेकिन जो एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें या सीसीटीवी फुटेज आई हैं, उसमें जो बंदा दिख रहा है वो ना तो उतना कमजोर है ना पीला। ये तो फर्क है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि अरुण पर पहले कभी मारपीट का भी केस नहीं था, तो फिर अचानक उस पर 1 लाख का इनाम कैसे आ गया? ये कुछ सवाल हैं जो परिवार वाले उठा रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। मतलब पूरी सच्चाई तो शायद डिटेल्ड जांच से ही पता चलेगी। पुलिस का अपना वर्जन है, परिवार के अपने दावे। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। एनकाउंटर हुआ 17 को। अगले दिन 18 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट फिर से गैंग की तरफ से। हाँ, इस बार भी रोहित गोदारा के नाम से है। और इस पोस्ट ने मामले को और ज्यादा कहना चाहिए विस्फोटक बना दिया। ऐसा क्या था उसमें? उसमें जो एनकाउंटर में मारे गए थे रविंद्र और अरुण, उनको शहीद कहा गया। क्या? शहीद? हाँ, शहीद लिखा कि इन दोनों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। मतलब गैंग के लोग अपने मारे गए साथियों को शहीद बता रहे हैं? ये तो बहुत ही अजीब और खतरनाक बात है। बहुत खतरनाक। सिर्फ शहीद नहीं कहा, एनकाउंटर की निंदा की, इसे सनातन की हार बताया। सनातन की हार? हाँ, और उन लोगों पर भी निशाना साधा जो कथित तौर पर सनातन धर्म का नाम लेकर अपना धंधा चला रहे हैं। और सबसे चिंता की बात, पोस्ट के आखिर में खुली धमकी। धमकी? किसे? कहा गया कि इस एनकाउंटर में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो कितने भी बड़े या पावरफुल हों, उनसे बदला लिया जाएगा। लिखा था, वक्त लग सकता है पर माफी नहीं है। बाप रे, मतलब सीधी धमकी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ, तो ये धमकी मामले को एक बिल्कुल ही अलग और खतरनाक लेवल पर ले गई। अविश्वसनीय है ये। मतलब एक धार्मिक प्रवचन पर कोई टिप्पणी हुई, उसका विरोध हुआ, फिर घर पर गोली चली, फिर पुलिस एनकाउंटर हुआ, और अब गैंग सीधे सीधे बदला लेने की धमकी दे रहा है। ये पूरी चेन ही बहुत कुछ कह रही है। सही कहा। ये सिर्फ एक क्राइम की घटना नहीं रह गई है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो फैलता हुआ असर है और जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर भी रोशनी डालती है। हाँ, पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर मुंबई में सलमान खान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी का मर्डर, और अब यूपी में इस तरह से एक्टिव होना। ये दिखाता है कि नेटवर्क कितना फैल चुका है। और सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? क्या? कि लॉरेंस बिश्नोई खुद पिछले करीब 10-12 साल से जेल में है। हाँ, ये तो पता है। अभी शायद अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, हाई सिक्योरिटी जेल। बिल्कुल। और कहते हैं कि सरकार का एक स्पेशल ऑर्डर भी है कि उसे पूछताछ या पेशी के लिए किसी दूसरे राज्य की पुलिस या कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो फिर यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी सख्ती के बाद भी जेल के अंदर से वो इतना बड़ा क्राइम नेटवर्क चला कैसे रहा है? एग्जैक्टली। सलमान खान के घर फायरिंग हो, बाबा सिद्दीकी मर्डर हो, या ये बरेली वाला शूट आउट, ये सब उसके इशारे पर कैसे हो रहा है? क्या जेल स्टाफ मिला हुआ है या वो मजबूर हैं? मैसेज बाहर कैसे जाते हैं? कौन लोग हैं जो ये मैसेज शूटरों तक पहुंचाते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है इससे तो। बिल्कुल। अगर ये कनेक्शन नहीं तोड़ा गया तो शायद ऐसी घटनाएं रोकना मुश्किल होगा। सही बात है। और इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, यूपी वाला। वो है पुलिस एनकाउंटर का पैटर्न, जिसका जिक्र अरुण के परिवार ने भी किया था। हाँ, आपने बताया था। क्या आंकड़े हैं इसके बारे में? सोर्स में पिछले 8 सालों के कुछ आंकड़े दिए हैं। वो बताते हैं कि यूपी में पिछले 8 साल में करीब 14,000 पुलिस मुठभेड़ें हुई हैं। 14,000? हाँ, और इन मुठभेड़ों में 239 कथित अपराधी मारे गए हैं। ठीक है,
14,000 एनकाउंटर, 239 मौतें और गिरफ्तार कितने हुए? इन्हीं मुठभेड़ों में करीब 21,000 अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो ये है कौन सा? कि इन्हीं 14,000 एनकाउंटर्स में करीब 9,000 अपराधी ऐसे थे जिन्हें गोली तो लगी पर सिर्फ पैर में। 9,000 लोगों को सिर्फ पैर में गोली, ये तो बहुत अजीब सा पैटर्न है। क्या सोर्स में ये भी बताया है कि पैर में कहाँ? हाँ, ये भी बताया है कि ज्यादातर मामलों में गोली पैर में भी एक खास जगह, पिंडलियों में, मतलब काफ मसल में मारी गई है। पिंडली में? ये तो बहुत स्पेसिफिक है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और पुलिस के तरीकों पर एक अलग ही बहस छेड़ते हैं। हाँ, ये पैटर्न काफी समय से चर्चा में है और इस पर सवाल उठते रहे हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें, एक प्रवचन पर आपत्ति, फिर उसका वीडियो में विरोध, फिर विरोध के जवाब में घर पर गोलीबारी, फिर गोली चलाने वालों की पहचान, पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत और आखिर में गैंग की तरफ से खुलेआम बदला लेने की धमकी। हाँ, पूरी कड़ी यही है। और दिशा पाटनी तो उस वक्त मुंबई में थी। घर पर उनके माता पिता और बहन थे। शुक्र है कि गोलीबारी में किसी को चोट नहीं आई। शायद वाकई इरादा सिर्फ डराने का ही था, जैसा गैंग ने पहले पोस्ट में कहा भी था। हाँ, हो सकता है पहला इरादा डराने का ही हो, लेकिन पूरा घटनाक्रम कई गंभीर मुद्दों को एक साथ सामने ले आता है। ये दिखाता है कि कैसे मतलब एक व्यक्तिगत या धार्मिक आलोचना भी संगठित अपराध के दायरे में आ सकती है, और कैसे हाई सिक्योरिटी जेल भी शायद हिंसा के आदेशों को रोक नहीं पा रही। और फिर राज्य का जो रिएक्शन है, यानी एनकाउंटर, वो भी सवालों के घेरे में। तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कानून व्यवस्था, बोलने की आज़ादी और जेल प्रशासन कितना इफेक्टिव है, इस पर एक सीरियस कमेंट्री है। सही कहा। ये सिर्फ अपराध और एनकाउंटर की हेडलाइंस से कहीं आगे की बात है। और शायद सोचने वाली बात यह है कि जब किसी मुद्दे पर की गई आलोचना का जवाब कथित तौर पर हजारों किलोमीटर दूर जेल में बैठा कोई गैंगस्टर हिंसा से दे सकता है, तो फिर समाज में अपनी बात कहने की कितनी स्वतंत्रता बचती है और आम नागरिक कितना सुरक्षित महसूस कर सकता है।